नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम तमाचे का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। इंदौर में लगातार 5 दिन का जो घटनाक्रम चला है, अपर आयुक्त रोहन सक्सेना के ऊपर कार्यकर्ताओं ने हमला किया। क्या था ये पूरा घटनाक्रम, आइए हम देखते हैं, उसके बारे में फिर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या रहा वो घटनाक्रम। आपने देखा किस तरह से पार्षद के नेतृत्व में कार्यकर्ता अपनी जन समस्या को लेकर मैदान में गए। वहाँ पर अपर आयुक्त रोहन सक्सेना ने उन्हें समझाने की कोशिश की और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया, सीधा एक तमाचा रसीद दिया। क्यों हुआ यह घटनाक्रम, किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी मनोज वाणी से जानना चाहते हैं कि इस तरह के घटनाक्रम को लेकर उनका क्या कहना है। वाणी जी, स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं इस तरह के घटनाक्रम को लेकर? जी, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था जो कि विगत कई दिनों से अफसरों के रवैये को लेकर इंदौर के रहवासियों में आक्रोश था। वह आक्रोश ही नजर आया 16 तारीख को कि एक प्रदर्शन के दौरान जब अपर आयुक्त वहाँ पर रहवासियों की समस्या को सुनने पहुँचे तो आक्रोशित रहवासी इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने अपर आयुक्त पर तमाचा मार दिया। और ये सब घटनाक्रम एक जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में हुआ, इसलिए अफसरों में इसका गहरा आक्रोश था और इसी के चलते अफसरों ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और ये मामला दिल्ली तक गूंजा। इसी दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई और पार्षद और पार्षद पति सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कारण भाजपा पार्षदों में भी गहरा आक्रोश आने वाले दिनों में नजर आया। सही बात है, बिल्कुल ठीक कहना है। मनोज वाणी जी का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अधिकारियों की जो लंबे समय से जनता को लेकर भावना थी, उनके काम समय पर नहीं हो रहे थे, उसको लेकर ये आक्रोश व्यक्त किया था और उसकी परिणति हुई, एक तमाचा अधिकारी को रसीद दिया गया। हालांकि यहाँ मैं उपायुक्त रोहन सक्सेना की तारीफ़ करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस तरह के घटनाक्रम होने के बावजूद पेशेंस नहीं खोया और अपने काम को निर्बाध गति से करते रहे, लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे। किसी तरह की उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आइए अगले दूसरे दिन के घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत। प्रवीण, क्या रहा दूसरे दिन का घटनाक्रम? सबसे पहले हम वो वीडियो अपने दर्शकों को दिखाते हैं, किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आप ज़्यादातर समय फील्ड में उन सब स्थानों पर मौजूद थे जहां पर अधिकारियों ने अपने प्रदर्शन किया, क्या कहते हैं उसको लेकर आप? जी बिल्कुल, आप जैसे हमारे सहयोगी मनोज ने कहा कि इस घटनाक्रम को लेकर दोनों ही अधिकारी को कह लें या जो जनता थी, दोनों में ही उत्तेजना बहुत ज़्यादा थी। लेकिन समय रहते जब ये घटनाक्रम करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे का घटनाक्रम था। इसके बाद से शाम को 7 बजे तक रोहन सक्सेना जो अपर आयुक्त हैं उस घटना से इनकार करते रहे। लेकिन जब इसके वीडियो फुटेज सामने आए, मीडिया में इसकी प्रमुखता से खबरें दिखाई जाने लगी, तब जाकर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मेरे साथ कोई घटना हुई। और उनके वरिष्ठ अधिकारी मनीष सिंह, जो एक पूरे प्रदेश में दबंग अधिकारी के रूप में माने जाते हैं, उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी के साथ जब इस तरह की घटना हुई तो उसको बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने अपर आयुक्त के साथ जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी का अंजाम हमें रात तक देखने को मिला कि रात को 8 बजे पार्षद को अपने घर से उठाकर ले गए। हालांकि ये अभी बात कही जा रही कि पार्षद का उसमें सीधे तौर पर कोई रोल नहीं था कि अपर आयुक्त को चाटा मारा, पर यह घटनाक्रम जब रात तक तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन दूसरे दिन अधिकारियों ने पूरे, क्योंकि ये अपर आयुक्त को जो राज्य प्रशासनिक सेवा से आते हैं उनके साथ हुई घटना और इस तरह की कई और घटनाएं पिछले दिनों में हमको देखने को मिली थी, इसका पूरा असर इस घटना पर देखने को मिला। क्योंकि एक वो गुबार सा था अधिकारियों में, वो गुबार जो है इस घटना के रूप में सामने बाहर निकल कर आया। मनीष सिंह जो दबंग अधिकारी कहे जाते हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों को एकजुट किया। उसमें देवेंद्र सिंह जो उनके अधीनस्थ हैं, उनके माध्यम से उन्होंने पूरा दूसरे दिन का जो घटनाक्रम अगर हम बात करें तो नगर निगम में तालाबंदी कर दी और उनके इस तालाबंदी में जो उनका विरोध था उसमें
नगर निगम की सभी संस्थाएं, जो कर्मचारी संघ है, महासंघ है, ये भी सब शामिल हुए और एक हुजूम के रूप में संभागायुक्त तक पहुंचे थे। वो एक नज़ारा आप देख सकते हैं और उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कहीं, क्योंकि वो जो कार्रवाई चाहते थे उस कार्रवाई में वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की लीगल अड़चने उनके सामने आए, इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट में जिस मार्ग को प्रतिबंधित किया था उस मार्ग पर भी जुलूस लेकर नहीं आए। नगर निगम से वो हजारों की संख्या में जब संभागायुक्त के पास जुलूस लेकर पहुंचे, उन्होंने दो ही मांगे उनकी प्रमुख थी। उनका एक कहना था कि जो पार्षद जिनके कारण ये सब हुआ है उनको पार्षद पद से पृथक किया जाए, और दूसरा अधिकारी जो फील्ड में काम करते हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये दोनों ही घटनाक्रम बड़ी तेजी से चले। इसके बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी इस पूरे मामले में शामिल हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश की बात कही जा सकती। इसमें अलग अलग जो घटनाएं हैं वो सभी शामिल हुई और शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक सभी अधिकारी संभागायुक्त तक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भी यही दो मांगे रखी कि पार्षद को पद से पृथक किया जाए और अधिकारियों को जो फील्ड में जाते हैं उनकी सुरक्षा की मांग की जाए। तो ये दोनों ही मांगों को लेकर हालांकि संभागायुक्त उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन ये पूरा मामला उसी समय तक मुख्य आयुक्त, मुख्य सचिव तक भी पहुंचा और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा। तो आपको दूसरे दिन के घटनाक्रम के बारे में हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत ने बताया कि किस तरह का एक घटनाक्रम था। अब हम आपको तीसरे दिन के घटनाक्रम के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले बता देना चाहता हूँ कि जो वीडियो आपने देखे हैं, जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो अधिकारियों का प्रदर्शन रहा हो या मुख्य घटना जिसमें उपायुक्त को चाटा मारा गया, उसमें कहीं भी पार्षद का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हालांकि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया वह पार्षद का समर्थक था। बीजेपी में अंदरूनी राजनीति काफ़ी तेज़ी से घूमी। 2 नंबर और 4 नंबर के बीच की जो गुटबाजी थी वो चरम सीमा पर आई। तीसरे दिन का घटनाक्रम क्या था, आइए इस बारे में हम जानते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक, क्या घटनाक्रम रहा तीसरे दिन क्या, और उसके पहले हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो फुटेज कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। जो एडिशनल कमिश्नर पार्षद के कहने पे मौके पे गए थे। इस प्रकार की जो घटना हुई है इससे अधिकारियों का भी मनोबल टूटता है। नियम कायदे से नगर निगम चलाने की कोशिश तो करें ही कि किस तरह से अंदरूनी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी चरम सीमा पर पहुंची, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, 2 ऐसे प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक चिंगारी लंबे समय से देखी जा रही थी। पहला मसला था पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता का, जो कि 2 नंबर बनाम 4 नंबर में काफ़ी लंबे समय से देखी जा रही है, इसीलिए पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता का जो शब्द है वो कहना गलत भी नहीं होगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अफसरशाही जिस तरह से हावी हो रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर न सिर्फ जनता नाराज है बल्कि कई जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं। और उसकी नाराजगी की मुख्य वजह जो है, यदि हम स्मार्ट सिटी को लेकर प्रोजेक्ट का हम आकलन करें तो उसमें तमाम जगह पर जो कार्रवाई की गई है वहां पर जनप्रतिनिधियों को भरोसे में नहीं लिया गया। तमाम ऐसी जगह पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, वहां पर तमाम ऐसे स्थान थे जो बीजेपी के गढ़ कहे जाते हैं। तमाम जनप्रतिनिधि वहीं से चुने होकर जाते हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह से विश्वास में लिया जाना था वो नहीं लिया गया। तो अफसरशाही जिस तरह से हावी थी, हम तमाम ऐसे मुद्दे देखे जहां पर जनप्रतिनिधियों को आगे आना था लेकिन कहीं ना कहीं उन पर दबाव था। संगठन भी उस दौरान प्रमुखता से अपनी बात नहीं रख रहा था, जिसके कारण जनप्रतिनिधियों की आवाज एक दबी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा विवाद हुआ उसने इस जो पूरी चिंगारी थी इसको एक आग का रूप दे दिया। खासतौर पर 2 नंबर का जो पूरा मोर्चा था उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने का यह अवसर मिला, और ये उसी की परिणति रही कि जो तीसरा दिन रहा वो बेहद अहम रहा। तमाम बीजेपी के जो पार्षद थे 2 नंबर की तरफ से लामबंद हुए। सबसे पहले उन्होंने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात की, उन्हें पूरा विश्वास मिल गया। उसके बाद में अपनी योजनाबद्ध तरीके से कृष्ण मुरारी मोघे, जो कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इन दिनों दखल देते हैं, उनसे चर्चा करने के बाद में तमाम जितने वरिष्ठ नेता थे उन्हें पहले इस पूरे मुद्दे पर अपने भरोसे में लिया, और उसके बाद में जो मुख्य टारगेट थे इस पूरे मामले में वो थी मालिनी गौड़। उनके खिलाफ एक तरह का मोर्चा खोला, और उसी की परिणति है जो हम आज इन दिनों देख रहे हैं। आपने देखा कि तीसरे दिन का घटनाक्रम क्या रहा। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने आपको बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, जो गुटी समीकरण था 2 नंबर और 4 नंबर का, उनके बीच जो विवाद चल रहा था लंबे समय से, 4 नंबर के लोग जब से नगर निगम में आए हैं तब से इस तरह की जो घटनाएं हो रही है काम को लेकर, और जो भी अंदरूनी राजनीति है उसके परिणाम सीधे सामने देखने को मिले हैं। लेकिन चौथे दिन के घटनाक्रम के बारे में हम बताते हैं। तो आइए सबसे पहले उस चौथे दिन के घटनाक्रम की एक छोटी सी वीडियो फुटेज हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद की जो पूरे समीकरण गड़बड़ाए और किस तरह से
भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग गुटों के लोग हैं वो किस तरह से इकट्ठे हुए। आइए सबसे पहले हम आपको चौथे दिन के घटनाक्रम के बारे में संक्षिप्त में बताते हैं। तो चौथे दिन के घटनाक्रम का वीडियो आपने देखा। आइए हमारे सहयोगी अभिषेक के किस तरह से घटनाक्रम सब हुआ। अभिषेक, चौथे दिन के घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, चौथे दिन का जो घटनाक्रम रहा उसमें कहीं ना कहीं दो प्रमुख वर्ग बैकफुट पर नजर आए। सबसे पहला अधिकारी वर्ग और दूसरा मालिनी गौड़ जो कि महापौर है। क्योंकि जिस तरह से रात को कोर कमेटी की बैठक ताबड़तोड़ बुलाई गई, खुद प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान उस बैठक में और वहां पर जितने भी पक्ष थे उन सभी ने अपनी अपनी राय वहां पर व्यक्त की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मालिनी गौड़ के खिलाफ का जो पूरा खेमा था वो उस बैठक में कोर कमेटी के हावी दिखाई दिया और ये उसी का परिणाम रहा कि अब मालिनी गौड़ के लिए आने वाले समय में विकास कार्यों का ठीक तरह से संचालन करना आसान नहीं है, क्योंकि अब 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जो उनके कार्य पर पूरी तरह से निगरानी रखेगी और उसमें अलग अलग हम देखेंगे नेताओं को शामिल किया गया है। खुद नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा उसमें है, मधु वर्मा उसमें शामिल है, खुद कृष्ण मुरारी मोघे जो कि पूर्व महापौर हैं। और हमने पिछले दिनों देखा कि पानी को लेकर किस तरह से कृष्ण मुरारी मोघे और मालिनी गौड़ के बीच पोस्टर वार छिड़ गई थी। तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर खाने में जो असंतुलन उभर रहा है वो कल कोर कमेटी की बैठक में देखने को मिला। और इस बैठक के बाद में अब जब 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया तो इसका सीधा सीधा असर आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें अधिकारियों की भी उतनी आवश्यकता है जितनी की राजनेताओं की, उस पर इसका असर साफ तौर पर देखने को पड़ सकता है। क्योंकि अब अभी तक मालिनी गौड़ के विषय में यही कहा जा रहा था कि वो सारे निर्णय वो और आयुक्त मनीष सिंह ले रहे हैं, लेकिन अब जो 5 सदस्यीय कमेटी बन गई है, महज 16 महीने हुए हैं मालिनी गौड़ को अभी महापौर के पद पर और उसके बाद में स्थिति का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं अब आने वाला जो समय है वो विकास कार्यों के लिए भी अवरोध उत्पन्न कर सकता है। साथ ही साथ अब इस कमेटी की जो भूमिका है वो भी आने वाले दिनों में देखना बहुत महत्वपूर्ण। तो देखिए, जिस तरह से अभिषेक ने बताया कि चौथे दिन के घटनाक्रम में मालिनी गौड़ के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की गई है, किसी भी तरह के निर्णयों को लेकर उन्हें कोर कमेटी के पास जाना होगा, तो निश्चित तौर पर शहर के विकास कार्यों को लेकर भी कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट आएगा। और जिस तरह से स्मार्ट सिटी के चक्कर में जो तोड़फोड़ की जा रही थी और जिस तरह से अंदरूनी आक्रोश था, ये इन सब चीज़ों ने काम किया इस तरह से के घटनाक्रम को अंजाम देने में और विरोधी खेमे को एकजुट होने का मौका दिया है। 5वें दिन का घटनाक्रम हम आपको दिखाते हैं। 5वें दिन जिस आरोपी को पकड़ा गया उसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही पार्षद ने जो अभी तक जमानत का आवेदन नहीं लगाया था उस बारे में भी बात करते हैं। फिलहाल हम आपको 5वें दिन के घटनाक्रम का एक वीडियो दिखाते हैं। तो आइए किस तरह से 5वें दिन घटनाक्रम हुआ, आइए दिखाते हैं आपको। अभिषेक, जिस तरह से जो चौथे दिन घटनाक्रम हुआ उसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने की। 5वें दिन के घटनाक्रम के बारे में हम जानते हैं किस तरह से घटनाक्रम हुआ। हमने आरोपी की गिरफ्तारी देख ली है, साथ ही जो पार्षद जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्होंने भी जमानत का आवेदन लगा दिया है। उसको किस रूप में देख रहे हो आप? देखिए, ये कल रात को जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें ये बात तय हुई कि सबसे पहले अभी जो निर्णय लेना है वो है पार्षद को जेल से बाहर करना, क्योंकि विरोध स्वरूप उन्होंने जमानत लेने से मना कर दिया था। तो ये उसी का परिणाम रहा कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास में भी मुख्य जानकारी आ रही है कि जो मुख्य आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में है उसने कल देर रात को सरेंडर किया है और कई बड़े नेताओं की भूमिका रही उसे सरेंडर करवाने में। क्योंकि अब मुख्य आरोपी जब पुलिस की गिरफ्त में है तो कहीं ना कहीं कोर्ट में अब जब मामला जाएगा तो उसके बाद में पार्षद की जमानत की राह थोड़ी आसान हो सकती है। तो ये उसी घटनाक्रम का ये पूरा एक रूप था जो हमने देखा। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बात भी महापौर ने अपने साक्षात्कार में कही है। उनका ये कहना है कि जिस तरह के हालात बने हैं वो पीछे नहीं हटने वाली है, यानी जो नाराजगी है उनकी वो यहाँ पर बरकरार है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यदि एक धड़ा जो कि खास तौर पर खुद नगर निगम की पूरी ताकत जिसके पास में, यदि वो यहाँ पर नाराज होगा, जिस तरह से मालिनी गौड़ का रवैया है कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष तौर पर अधिकारी वर्ग के साथ में खड़ी नजर आ रही है। तो अब इसके बाद में जो आने वाले दिनों में उनकी नाराजगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल चीन गए हुए हैं, तो अब उनके आने के बाद में जो जानकारी मिल रही है वो मालिनी गौड़ उनसे मुलाकात करेगी और उनके सामने अब सीधे अपना पक्ष रखेगी। क्योंकि जो कमेटी बनी है उसके प्रति उनकी बेहद नाराजगी और उनका ये तक उन्होंने कह दिया है कि ऐसी कमेटी अब बनती रहती है, इसका असर किसी भी तरह के कोई कार्यों में नहीं पड़ता है। तो नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। और अब मुख्यमंत्री की चीन से यात्रा वापस आने के बाद में इस मामले में एक बार फिर मोड़ आने की पूरी संभावना है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मालिनी गौड़ के प्रति एक विशेष राजनीतिक प्रभाव उनके ऊपर देखा गया है। महापौर बनाने में भी और टिकट दिलवाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सभी ने देखी थी। तो अब ये देखना खास होगा कि मालिनी गौड़ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जब मुलाकात होती है तब क्या नए समीकरण बनते हैं। तो आपने देखा 5 दिन का घटनाक्रम किस तरह से रहा और हमारे सहयोगी मनोज, प्रवीण और अभिषेक, आप तीनों का शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी जानकारी पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताया। मुझे लगता है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आई है और जिस तरह से ये सारे हालात उत्पन्न हुए हैं वो जनता का आक्रोश निकल कर आया है और साथ ही अधिकारियों का आक्रोश भी निकल कर सामने आया है। तो तीनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की जो गुटी राजनीति है वो खुलकर सामने आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और 2 नंबर और 4 नंबर के बीच जो एक द्वंद्व चल रहा था उसी की परिणति इस पूरे घटनाक्रम में निकलकर दिख रही है। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम तमाचे का पंचनामा में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।